हेलो एवरीवन, मैं बिक्की कुमार आप सभी को अपने चैनल एडवानी पर स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में अरे यार ये बहुत अच्छा है, पता है इस पर हाथ रख के आराम से मज़े से पढ़ाया जा सकता है। ये वाला जो सेटअप था मेरा बहुत बढ़िया था। चलिए, देखिए पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये देखे हुए थे फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को खत्म कर लिए हुए थे। लास्ट टॉपिक जो था सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन को भी हम लोग बता दिए हुए थे। उसका पीडीएफ भी हम अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है एडवानी फैमिली उसमें डाल दिए हुए थे। जो नए हैं जा करके ले लीजिए और उसमें ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ लीजिए और उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। अब उसमें बस एक ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाल देंगे, कुछ टर्म है जिसका डिफिनेशन को डाल देंगे, उसका भी पीडीएफ बन रहा है, उसका भी पीडीएफ डाल देंगे और आपका वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज एक नया चैप्टर का शिलान्यास करने वाले हैं, अर्थात स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। मेरे भाई, नेशनलिज्म इन इंडिया एक ऐसा शब्द, नेशनलिज्म एक ऐसा शब्द, जब ये दुनिया में ये वर्ड जब धीरे धीरे फैला तो दुनिया का स्वरूप बदल दिया, वर्ल्ड का स्वरूप बदल दिया। यह नेशनलिज्म होता क्या है, क्या होता है नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़े, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना पढ़े, मतलब उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़े। ये क्या है, ये नेशनलिज्म क्या है कि पूरा यूरोप से एशिया तक आ गया? तो इसको समझेंगे, थोड़ा इस टर्म को खूब आराम से बारीकी से समझेंगे और आपको मजा भी आएगा यार। और आपको एसएसटी के लिए बार बार कहते हैं, वो मेरा फर्स्ट चैप्टर था, वीडियो में बहुत सारी कमी थी, बहुत सारी चीज़ों को सुधारा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ को अपने में भी सुधार रहे हैं, ठीक है ना। नया जब कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है तो एक तरह से परफेक्ट कोई नहीं होता है। धीरे धीरे हम खुद को सुधार रहे हैं, धीरे धीरे अपने लेक्चर को सुधार रहे हैं, धीरे धीरे अपने एक तरह से आपके कंटेंट को सुधार रहे हैं। तो सब चीज़ को सुधारा जा रहा है और बेटर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो थोड़ा सा अब ध्यान यहाँ पर देंगे हम लोग, यहाँ पर नेशनलिज्म को समझने के लिए। ये नेशनलिज्म क्या होता है एकदम आराम से समझिएगा, समझ आएगा, ठीक है ना। देखिए, नेशनलिज्म ये दो वर्ड के मिलने से बना है। एक नेशनल और एक इजम। नेशनल का मतलब समझ ही रहे, राष्ट्रीय। इजम का मतलब होता है, एक इजम जो है एक तरह से एक सफिक्स है। एक आप प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े होंगे। प्रीफिक्स वो होता है उपसर्ग पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में होता है ना, उसी तरह उपसर्ग पहले लग देता है, आप पढ़ते हैं बाद में लगता है, उसी तरह ये पढ़ते हैं, ये जो वर्डवा है ना पढ़ते हैं, इसी को हम लोग सफिक्स बोलेंगे। तो जिस वर्ड में इजम लगेगा इसका मतलब हो जाता है उसके प्रति प्यार, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति सद्भावना है। यहाँ पर समझिएगा, प्यार, वो लड़का लड़की वाला नहीं भाई साहब, ये बहुत बड़ा चीज़ है, उससे मत जोड़ना। प्यार, लगाव, राष्ट्रीय, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्यार, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। यहाँ पर समझिएगा, अगर आपसे डिफिनेशन एज अ डिफिनेशन, अ ग्रेट लव फॉर अ नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। जब अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति अपना गहरा प्यार प्रदर्शित होगा, अपना गहरा प्यार अपने अंदर क्रिएट होगा, उसी भावना को हम लोग क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे। अब बात आता है नेशनलिज्म इंडिया में कैसे है। देखिए, नेशनलिज्म वर्ल्ड में अगर शुरू हुआ था वो यूरोपियन कंट्री से शुरू हुआ था, ठीक है ना। फ्रांस के क्रांति से होकर के धीरे 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 पर अगर बाल्कन क्षेत्र में बहुत सारे बाल्कन क्षेत्र हुआ, ग्रीस हुआ, मतलब यूनान हुआ, यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर जो आंदोलन हुआ, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, ये सभी नेशनलिज्म के इमर्जिंग की वजह से ही तो हुआ, नेशनलिज्म की वजह से ही तो हुआ। देखिए, जब तक नेशनलिज्म नहीं आएगा देश में, देश के लोगों के अंदर, तब तक लोगों के बीच एकता नहीं होगी। और नेशनलिज्म कब होगा? जब लोग अपने कॉमन आइडेंटिफिकेशन, कॉमन हिस्ट्री और कॉमन लैंग्वेज को शेयर करेंगे और समझेंगे। इससे नेशन स्टेट बनेगा, नेशन स्टेट बनेगा तो एक कॉमन पहचान बनेगा। एक पार्टिकुलर देश के रहने वाले हैं हम बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम इंडियन हैं। हम कहीं पे 50 को झंडा लगा हुआ में देखते हैं अपनी इंडिया का झंडा तो कितना खुश हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब नेशन स्टेट का ही तो रिजल्ट है। बात समझ आ रहा है ना कि नेशनलिज्म मतलब राष्ट्र के प्रति प्यार है, राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को हम लोग क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे। अ ग्रेट लव फॉर अ नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। इस वर्ड को थोड़ा सा समझेंगे एक उदाहरण के द्वारा, एक कविता के माध्यम से। कुछ लोगों ने इस तरह की बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है, लेकिन 2 कविता है यार, क्या बताएं, बहुत ही मजा आता है यार सुन करके, और समझ आता है कि वास्तव में नेशनलिज्म का अगर सही मायने में अगर डिफिनेशन है तो ये कविता ही है।
खूब आराम से सुनेंगे और समझेंगे, इस कविता का मज़ा लेंगे और समझेंगे नेशनलिज्म क्या होता है, आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है ना? सुनिएगा साहब। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। गान समर्पित, प्राण समर्पित, रक्त का कण-कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। स्वप्न समर्पित, प्रश्न समर्पित, आयु का छन-छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। देख रहे हैं ना, एक जो नेशनलिस्ट पर्सन है, जिसके अंदर नेशनलिज्म भरा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो देशभक्त है, नेशनलिस्ट है, उसका भावना क्या है? उसके पास कुछ है भी तो वो देश के लिए है, जो भी कुछ है वो देश के लिए है, देश के भलाई के लिए है, मुल्क के लिए है, मुल्क के लोगों के लिए है, मुल्क की खुशहाली के लिए है। वो बोलता है, अगर हम अपने भारत की बोले, हे भारत माता, मेरा धन मन तन हर चीज समर्पित है आपके लिए, बट हमारे देश पर किसी भी तरह की आँच नहीं आनी चाहिए। अपने देश पर, अपने देश की, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए मेरा जान धन मन सब चीज न्यौछावर है, समर्पित है आपके लिए। एक और कविता को थोड़ा सा समझिएगा और मजा आएगा। ठीक है ना? इस कविता को ऐसे समझिएगा, सुनिएगा। देश के दर्द मिटाने में खुशखबरी में बन जाऊं। एक मिनट यार, ये मक्खी जो है ना सुनिएगा आराम से। देश के दर्द मिटाने में खुशखबरी में बन जाऊं, वतन के शान बढ़ाने में सरपगड़ी में बन जाऊं। यूं तो बिखर चुका हूं साहब, यूं तो बिखर चुका हूं साहब, किंतु एक तमन्ना है, किंतु एक तमन्ना है, मुल्क के घर बसाने में रेत बंजड़ी में बन जाऊं। रेत बंजड़ी का, रेत का मतलब होता है बालू, बंजड़ी का मतलब होता है पत्थर। मतलब एक नेशनलिस्ट होते हैं, उनके अंदर किस तरह की भावनाएं होती है, ये देखकर तुमको समझ आ जाएगा कि हाँ, नेशनलिस्ट जो होंगे, जिनके अंदर नेशनलिज्म होगा, उनके देश के प्रति कितना प्यार होगा। यूं तो दिखाने वाले बहुत होते हैं साहब, यूं तो दिखाने वाले बहुत होते हैं साहब, सही मायने में कर गुजरने वालों की बात ही कुछ और होती है। आज की जो नेता लोग हैं, आज की जो स्वयंसेवक जो लोग हैं, जो बोलते हैं ना समाज सेवी लोग, वो वास्तव में नेशनलिस्ट नहीं है। नेशनलिज्म की अगर वो सही मायने में डिफिनेशन अगर देखा जाए और एक उदाहरण देखा जाए, तो हमारे उधम सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने देश के लिए जान दे दिया आपको। और एक ऐसे भी कुछ गद्दार हैं, ऐसे भी कुछ गद्दार हैं जो देश के लिए, जो देश के लोगों के लिए, लोगों के जान के लिए सबसे बड़ा कारण बने। एक दो उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे। 1757 ईस्वी में ही सिराजुद्दौला के द्वारा जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था, उसी में अंग्रेज को मार और के काट कूट के ससुर बेलगा दिया रहा था सिराजुद्दौला। लेकिन युद्ध हारा कैसे? मीर जाफर की वजह से। अंग्रेज का सबसे बड़ा चाल था कि किस तरह वहां जहां देखते थे कि यहाँ हम इससे जीतने वाले नहीं हैं, वो उसके जो राइट हैंड होता था, कोई भी पर्सन जो होता था, बहुत ही उसके करीबी होता था, जो जो उसका मतलब बहुत ही बड़ा जो उसके लिए स्ट्रेंथ होता था, उसी को भड़का देते थे। वो भड़काते कैसे थे? पैसा का लालच देकर, पद का लालच देकर के। उसी तरह हुआ मीर कासिम के साथ, सॉरी मीर जाफर के साथ। जाफरा को बुलाया अगर लॉर्ड क्लाइव था वहाँ उस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव उसको बुलाया कि मीर जाफर भाई आइए ना घर है। ससुरा गया उसके घर और आराम से घरे बैठा उठा, कॉफी भी पिलाया खूब आराम से। ठीक है ना? और बगल में एक अंग्रेजों को बैठा लेता था सब साला पटियाने के लिए। देखो सबको कितना चालाक होता था सब। छोटे छोटे कपड़ा पहन के बैठ जाती थी, हंस देती थी, अरे बाप रे, ससुरा घुस हो जाता था सब। रे छोटे बाबू तुमको फंसाने के लिए बैठाया हुआ है। समझ नहीं आता था सबको। ये सब तो नया नया वेस्टर्न कल्चर आपको पता ही है। छोटा छोटा कपड़ा एकदम से, छोटी छोटी कपड़ी पहन पहन के ससुरी सब एकदम से सुंदर सुंदर बन के आ जाते थे सब पटियाने के लिए। और सब रखता था खाली एक बार हंसते थे, घुस हो जाता था सब छोटा सा। अब आप, जब हम जालियांवाला बाग हत्याकांड सुनते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा दोषी जो मानते हैं, वो हंसराजवा को मानते हैं, हंसराज को मानते हैं। इन्फॉर्मेशन कौन दिया? ससुरा वही दिया। ठीक है ना? और एक उधम सिंह थे, आंखों देखा हाल, वो आंख से देखे हुए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड। और मतलब क्या बताए कि लंदन में 1940 ईस्वी में 21 साल बाद जाकर कैंगस्टन जो थी था पाग था, वहां पर जाकर डायरेक्ट गोली मार दिए। बात समझे कि नहीं? किस लिए? क्योंकि वो अपने देश के लोगों को आंख के सामने मरते हुए देखे थे और उसी समय कसम खाए थे कि हमको इन साले को मारना है, जहिया मार दें हम, और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिए।
और जाकर सीधे गोली मार दी कि साले तुम मेरे देश के लोग को मारा था और हमारे जीवन का लक्ष्य तुम था। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, बस समझे कि नहीं। तो आज क्या है, इसे वर्ड को समझेंगे कि नेशनलिज्म सही मायने में यूरोप से तो शुरू हुआ था, लेकिन वास्तव में इंडिया में कब से ये स्प्रेड करना शुरू हुआ, फैलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिकली इंडिया में नेशनलिज्म 1857 के सिपोही म्यूटिनी के बाद धीरे 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 शुरू हो चुका था। बात समझे कि नहीं, धीरे धीरे लोगों में फैलना शुरू हो चुका है, लेकिन 1857 में पूर्ण रूप से नहीं फैला हुआ था, जिसके वजह से ही तो बहुत सारा कारण था 1857 के वॉर को हारने में, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्रवाद की कमी भी थी, लोगों में नेशनलिज्म की कमी भी थी। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं, समझ आ जाएगा नेशनलिज्म क्या होता है। अगर हम 1857-60 की बात करें तो पूरे इंडिया का जो एक तरह से जनसंख्या था वो लगभग 19 करोड़ था, 190 मिलियन, 19 करोड़ था लगभग। और पता है उस समय ब्रिटिशर्स की जनसंख्या कितनी थी? ब्रिटिशर्स कितने थे पूरे इंडिया में? 1,25,945, इतना जनसंख्या था। पूरे ब्रिटिशर्स की जनसंख्या कितना था? 1,25,945। अगर 19 करोड़ में से 10 करोड़ लोग जो है 10 करोड़ लोग जो है अगर अपने देश के प्रति जग जाते तो पता है इस सबको क्या किया जाता है, लवे काट के सबको अपना अपना घर में हला लेता, कोनो हाथवा काटा लेता, ले जो तू हाथवा हला लेना अपना घर में, कोनो कहता ले जो तू मुंडिया हला लेना अपना घर में, काट देता सब मीट की तरह ससुरों को। लेकिन क्या हुआ, सभी लोगों में राष्ट्रवाद कमी थे, कुछ लोग जगे। आज मंगल पांडे को पढ़ते किस लिए? तो कुछ लोग जगे, सभी लोग नहीं जगे। और कुछ लड़ भी मतलब अगर पूरे भारत में तो ये शुरू नहीं हुआ था। अगर हम बात करें तो केवल जो है आपको ईस्टर्न इंडिया से, मतलब कि ईस्ट इंडिया से लेकर के आपको नीचे साउथ के इंडिया में ही, मतलब कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति था वो ज़्यादातर फैला हुआ था। ईस्ट से लेकर के नीचे वाले साउथ, मतलब उड़ीसा तक आ जाइए, बंगाल तक फैला हुआ था, पूरे भारत में फैला ही नहीं हुआ था। अगर सभी लोग समझते कि नहीं, कहीं भी अंग्रेज आके बैठे हुए हैं, कहीं भी हमारे देश में आकर बैठे हुए देश का शोषण कर रहे हैं, तो हम सभी लोग को मिल के लड़ना चाहिए, तो लड़े ही नहीं। अगर लड़ते तो समझ रहे ना, ससुर काट को बेलगा देते, बेलगा कर ही देगा, हला देते। लेकिन क्या था, राष्ट्रवाद की कमी थी। इस समय में अगर सेना की बात कीजिए ना, 1857 ईस्वी की सेना में, मिलिट्री में, टोटल मिलिट्री जो थी 3,11,400 थी टोटल। अगर मिलिट्री की बात करें पूरे 1857 ईस्वी के क्रांति के समय 3,11,400, इसमें से पता है इंडियन कितने थे? इंडियन थे 2,65,900, आई 45,500। अब आप बताइए कि इतने में से सूर्य, इतना में 45,000 को इतना लोग नहीं मार सकता था, लेकिन इसमें भी पूरा नहीं था। जहाँ जहाँ वो रिवॉल्ट हुआ था वहाँ के केवल इसमें लगे हुए थे, इसमें वर्क कर रहे थे, और इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी था, ये भी एक कारण है, बस समझे कि नहीं। फिर भी सभी लोगों के अंदर चेतना नहीं थी। चेतना होती तो कितना हो कुछ भी हो जाता, लेकिन लोग मार के रखते थे, काट के रखते थे। तो एक तो देखे कि नेशनलिज्म की जो है कमी है, यहाँ पर कमी की वजह से हम लोग ये हारे, ठीक है ना। धीरे धीरे लोगों के अंदर फैलते गया नेशनलिज्म। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब भारत में इंटर किए, तब से जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था वो थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ, तेज हुआ, ठीक है ना। तब लोगों के अंदर चेतना का जागरण, मतलब कि राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति प्यार, लगाव शुरू हुआ और नेशनलिज्म का स्प्रेडिंग होना शुरू हो गया। करें तो नेशनलिज्म एक तरह से एक नॉर्मल नेशनलिज्म हमारे अंदर, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होना, एक उग्र राष्ट्रवाद जितना ज़्यादा राष्ट्रवाद सही भी है उतना ज़्यादा खराब भी है। तो राष्ट्रवाद के चक्कर में पता चलेगा कि आपको राष्ट्रवाद और राष्ट्र के नाम पर आपको मार लिया जाएगा पीछे से, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर जर्मनी की एक बहुत अच्छा उदाहरण ले लेंगे, हिटलर ने क्या किया, राष्ट्रवाद का फायदा, राष्ट्रवाद के नाम पर सारे जनता को मार कटवा दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, राष्ट्र के नाम पर। ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई साहब? एक ऐसा राष्ट्रवाद, आप इंग्लैंड के 1940 ईस्वी की कहानी सुनाते। जर्मनी क्या हुआ था, पूरे यूरोपियन कंट्री में चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और इधर से अपन नॉर्वे और बेल्जियम को जीतते हुए जा रहा था। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या था, इधर से हम देखेंगे कि यूके की तरफ बढ़ रहा था,
उस समय यूके के प्रधानमंत्री नेवी चेम्बरलिन थे। चेम्बरलिन ने क्या किया उस समय, उसको देखा कि स्थिति अब ठीक नहीं, हमसे नहीं संभाला जा रहा है, रिजाइन दे दिया। कोई तैयार नहीं हो रहा था ब्रिटेन के मतलब यूके का प्रधानमंत्री बनने के लिए। उस समय एक व्यक्ति ने तैयार हुआ, विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने अपने एक, उस समय एक नेशनलिज्म को हम समझा रहे हैं, उस बात को समझते हैं, उस समय एक अपना भाषण दिए हुए थे, अपना स्पीच दिए हुए थे, उसमें कहे हुए थे हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए देश को, कुछ नहीं है अपने जान के सिवा, अपने प्राण, अपने रक्त, अपने पसीना के सिवा कुछ नहीं है देने के लिए, और हम इसको भी क्यों बचाएं, हमारे पास कुछ नहीं है, इसको भी दे देते, इतना तो है, इतना तो कर सकते अपने देश के लिए। तो आइए उठिए और हमारे साथ चलिए, आगे बढ़िए। इस भावना ने आज देखिए 1945 आते आते आपको पता ही है जर्मनी का हश्र हुआ, और मित्र देशों का जो था, जितने भी अलाइड ग्रुप थे उनका विजय हुआ, वो विक्ट्री हुए। तो नेशनलिज्म जरूरी है भाई साहब, नेशनलिज्म नहीं होगा लोग आके लतिया के चले जाएंगे, आपके बगल वाले को लतिया के चले जाएंगे, आपको पता मतलब आप देखेंगे चुपचाप रह जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो आने वाले समय में आप भी उसी तरह के पीड़ा से आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो नेशनलिज्म एक समझ आया होगा आपको कि नेशनलिज्म क्या होता है, और नेशनलिज्म इंडिया में जो है किस तरह शुरू हुआ था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी आए और उस समय से जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जो मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होना शुरू हुआ, उस समय से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के बाद से इंडियनों में नेशनलिज्म का एक तरह से स्प्रेडिंग होना शुरू हो गया, और समझने लगे नहीं, अंग्रेजों को यहाँ से जाना चाहिए, ये हमारा देश है, इस पर हमारा अधिकार है, इस पर हमारा शासन होना चाहिए। तो नेशनलिज्म समझ आया होगा, आई होप आपको, ठीक है ना। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अगर नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, ठीक है ना, और लोगों को जुड़िए ताकि मज़ा आएगा। नया नया चैनल शुरू हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसमें क्या होगा। आपको हम बता दिए कि एसएसटी, संस्कृत और हिंदी, ये 3 विषय का टोटल आपको हम पूरा कराएंगे CBSE लेवल, और उसका नोट्स भी देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और आपको 1% भी शक नहीं करना कि पता नहीं क्या होगा, उसका पूरा आपके SST का पूरे टॉपिक का, पूरे जो भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, हर चीज़ का जिम्मेदारी में हम पर छोड़ दीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आप हमको हेल्प कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और आपसे हम कुछ पैसा लेकर नहीं पढ़ा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आप हमको हेल्प तो कर सकते हैं ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करके, लोगों को जोड़ करके, बात समझे कि नहीं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।